हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2D बहुपद। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2A और अध्याय 1 वास्तविक संख्या अच्छी तरह से हल करवा दिए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या कहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, जो बहुपद दिया गया है उसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। किसके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें सत्यता की जांच करना है। जांच क्या है, करना है। तो इस सवाल को लगाने से पहले इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या हमें इस सवाल में करना है और क्या क्या ज्ञात करना है। पहले शून्यक देखेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता को देखेंगे। ठीक है, तो पहले शून्यक ज्ञात करते हैं। देखिए, बहुपद के अगर हम सबके सिलेबस की बात करें तो बहुपद को 3 तरह के शून्यक में देख लिया जाए। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। पहला आपके पास रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा आपके पास है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा आपके पास है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर बहुपद की बात किया जाए तो बहुपद को हमने तीन चीजों में हमने क्या किया, 3 भागों में इसको बांट दिया है। पहला भाग आपके क्या है, रैखिक बहुपद, दूसरा आपके पास द्विघात बहुपद, और तीसरा आपके पास है त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद की बात करें तो इसको हमने क्लास 9th में अच्छे तरह से हम लोग हल किए हैं। क्लास 9th में रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें, जैसे कह लिया जाए कि x + 8, ये आपके पास रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद हमने बता रखा है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। यदि आप लोग बहुपद का लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिसमें हमने प्रश्नावली 2A को हल कराया है। ठीक है, कह रहा है रैखिक बहुपद। अब इसका हमें क्या बताना है, पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, कह रहा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका अधिकतम घात, जिस चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये आपके पास रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद का हमें क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो हमने उसमें बता रखा है कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकाला जाता है तो पूरे बहुपद के बराबर पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का हमें क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो ये बहुपद के बराबर क्या रख देना है, 0 रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक -8 है। इस बहुपद का शून्यक क्या है, -8। बस सिंपल सा इतना है। और 9th हमने इसको क्या किया है, कर रखा है। ठीक है, 9th हम लोग को पढ़ के 10th में आए हैं। लेकिन ये रैखिक बहुपद का है। ठीक है, और इसके पहले मैंने बताया था कि जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, बहुपद के जितने घात होते हैं, जिसके अधिकतम जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद के अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इस बहुपद के शून्यक कितना मिला, 1 मिला, वो भी -8। ठीक है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इस बहुपद के शून्यक कितना मिला, 1 मिला। अब देखें द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद जैसे मान लीजिए आपके पास है x² + 5x + 10। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक बहुपद दिया गया है, ये बहुपद है। इस बहुपद का क्या बताना है, हमें शून्यक बताना है। अब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हम लोग का क्या है, द्विघात बहुपद ये आपके पास 10th में है, ये जो कि हम लोग चैप्टर में है 10th में। लेकिन 10th में कौन से चैप्टर में, 2B में है। 10th में कौन से चैप्टर में, 2B में है। और त्रिघात बहुपद जो है ये आपके पास 2C में मिलेगा। किस में मिलेगा, 2C में, क्लास 10th का, क्लास 10th के 2C में मिलेगा, और एक क्लास 10th के 2B में, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं 2B में। और 2C में क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर रैखिक बहुपद का हल करवा दिया। इस तरह द्विघात बहुपद को कैसे शून्यक निकाला जाता है इसको देखा जाएगा।
त्रिघात बहुपद का कैसे शून्यक निकाला जाता है इसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के बारे में हमें सिर्फ 2b में पढ़ना है और त्रिघात बहुपद के बारे में 2c में पढ़ना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने कहा किसी भी कितना भी कोई घात हो, अगर उस बहुपद का क्या बताना है, शून्यक बताना है, तो पूरे बहुपद के बराबर हमें 0 रख देना है। पूरे बहुपद के बराबर हमें 0 रखना है, बाकी जितने ही घात का हो। अगर शून्यक बताना है तो पूरे बहुपद के बराबर 0 रख लीजिए, वहां से चर का मान निकाल लीजिए, जितना घात होगा उसके उतने ही शून्यक आएंगे। ठीक है, तो इस बहुपद के अधिकतम कितने घात हैं, देखिए यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर भी 2 घात है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद के 2 ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है, यहाँ पर त्रिघात आपको मिलेगा तो इस बहुपद के 3 घात शून्यक होंगे, यानी 3 घात 3 शून्यक, 4 घात 4 शून्यक, 5 घात 5 शून्यक, 2 घात 2 शून्यक, 1 घात 1 शून्यक। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो पूरे बहुपद के बराबर हम क्या रख देंगे, 0। पूरे बहुपद के बराबर क्या रख दिया, 0। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकाल देना है, यहाँ से हमें यक्स का मान निकाल देना है, जो आएगा वही उसका फाइनल आंसर, यानी वही आपका क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इस बहुपद का हमें शून्यक निकालने के लिए हमें गुणनखंड सीखना होगा। गुणनखंड कि यहाँ से गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखिए गुणनखंड जब भी हल करते हैं तो पहले वाला यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स स्क्वायर के साथ किससे गुणा किया गया है, तो यक्स स्क्वायर के साथ किससे गुणा, अगर कोई अंक नहीं है तो वहां पर क्या है, 1 है। यक्स स्क्वायर के पास अगर कुछ भी अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो वहां पर 1 छुपा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले यक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाले अंक का आपस में गुणा करते हैं। स्टेप 1 है, स्टेप 1 कहता है कि पहला पद और लास्ट पद का आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने कितना आएगा, 10। गुणा करने कितना आया, 10 आया। उसके दूसरा स्टेप क्या कहता है कि लास्ट वाले पद के सामने देखा जाएगा प्लस है कि माइनस, तो लास्ट वाला पद कितना है, 10। 10 के सामने कौन सा चिन्ह छुपा है, प्लस है, तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है, अगर माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। तो फिलहाल लास्ट वाले पद के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस का साइन है, यानी कि हमें जोड़ के कितना लाना है, 5 लाना है। जोड़ का कितना लाना है, 5। तो तीसरा स्टेप जोड़ का कितना लाना है, 5 लाना है। तो आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढना है, ऐसी कोई 2 संख्या ढूंढना है कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं 7 कर दे रहा हूँ, 7, और यहाँ पर भी मैं 7 कर दिया। ठीक है ना, 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, 5 रहेगा तो गुणनखंड नहीं बनेगा, इसका कुछ अलग विधि से लगेगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सुधार कर दिया सवाल को, यहाँ पर 7 रख दिया। तो यानी लास्ट वाले सामने कौन सा अंक है, प्लस, और जोड़ का हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढे, गुणा करें तो 10 आए और जोड़े तो कितना है, 5 आए। ठीक है, तो देखिए वो आपका 2 अंक क्या रहेगा, अगर आपको अंक नहीं पता चल रहा है कि कौन सा 2 अंक ढूंढना है, तो जो गुणा करने के बाद आया है उसी का क्या निकाल दें, गुणनखंड कर दें। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 5 के नम 5। देखिए यहाँ से 2 अंक मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, 2 अंक मिल गया। इन्हीं को अगर गुणा कर दें, 2 और 5 मिला है, 2 और 5 का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 2 और 5 को क्या कर दें, जोड़ दें, 2 और 5 को क्या करें, जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 2 अंक मिल गया। यानी फिर से समझिए इस बात को, क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले का आपस में गुणा करते हैं। पहले और लास्ट का हमने क्या किया, गुणा किया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा स्टेप आपको क्या रखना है, लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाएगा प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है, अगर माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लास्ट वाले अंक के सामने अगर प्लस है तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है, और लास्ट वाले अंक के सामने माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा के लाना, माइनस करके लाना है। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढिए, गुणा करें, गुणा करके 10 लाए ना, तो गुणा करें कितना है, 10 आए, और उन अंकों को जोड़ दें तो कितना जाए, 7 आए। जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो जो आपको अंक ना मिले तो गुणा करने पर जितना अंक संख्या है ना उसी का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 2 पच्चे 10, 5 के नम 5, तो 2 और 5 मिल गया। 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो इसी के जस्ट नीचे आपको लिख देना है, इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है 2 + 5, 2 + 5। ठीक है, देखिए 2 7 के स्थान पर क्या लिख दिया, 7 के स्थान पर 2 + 5 लिख दिया।
अब रहेगा यक्स, हमने 7 का स्थान पे लिखा है 2 + 5, इस यक्स को कोष्टक के बाहर कर दीजिए, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है, जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है, उतार देना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस यक्स का गुणा कराना है। यक्स का गुणा कराने का मतलब इस कोष्टक को तोड़ना है हमें, तो यक्स का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 यक्स, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 यक्स। फिर जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है, जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना है, उतार देना है। जब तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे तो आपको कुल 4 पद मिलेगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। क्या करना है उसमें 2-2 का जोड़ा बना लेना है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है, इस बात को ध्यान देना है। तो इसमें देखिए यक्स इसमें है, यक्स इसमें है, तो यक्स मिल गया, लेकिन यहाँ पर 2 यक्स है, यहाँ पर एक ही यक्स है, तो हम केवल एक ही यक्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 2 को भी कॉमन हम नहीं ले सकते। यहाँ से एक यक्स बाहर चला गया तो एक यक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, एक यक्स बचेगा। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। इस यक्स को हमने क्या किया, बाहर रख लिया है, तो बचेगा कितना 2 बचेगा। ठीक है, फिर बीच में अब ध्यान दीजिए, जो इस कोष्टक में आएगा वही अगले कोष्टक में भी आना चाहिए। अगर इस कोष्टक में कुछ और आया और इस कोष्टक में कुछ और आया तो आप सवाल को कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, क्या यक्स यहाँ पर है नहीं, तो यक्स कॉमन नहीं ले सकते। 5 यहाँ पर है और 10 के पहाड़े में भी 5 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 5 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 5 तो कॉमन हो गया, तो बचेगा आपके पास यक्स, और यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूना 10, 2 बचेगा। अब देखिए आप लोग यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2 क्या हो गया, समान हो गया। जो समान हो गया है उसको अलग कोष्टक में लिख लें, एक कोष्टक में एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार आपको। तो यक्स प्लस 2 तो एक बार लिख दिया। अब इसको भी क्या करें, लिख लें यक्स और यहाँ +5, तो यक्स और +5 अगले कोष्टक में। अब बराबर 0 तो चल ही रहा था, इसको कैसे हम भूल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यक्स का मान निकाल दीजिए, यक्स का मान निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपके पास क्या होगा, शून्य। तो लिखेंगे जब यक्स प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो यक्स का मान कितना आएगा, यह प्लस उधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और जब यक्स प्लस 5 बराबर क्या है 0, तो यक्स बराबर -5। तो आप देख रहे हैं यक्स का 2 शून्यक मिला, यक्स का कितने शून्यक मिले, 2 शून्यक, एक -2 और एक -5। तो हमने पहले ही कहा था कि जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसके 2 घात थे तो इसके 2 शून्यक मिला है, इसके 1 घात हैं तो इसके 1 शून्यक मिला है। इस बात को ध्यान देना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप था। तो यही कहा है शून्यक ज्ञात करना। तो इस तरह हमने क्या किया, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात किया। अब इस तरह कुल आपके पास 3 सवाल हैं, तीनों को इसी तरह उसको क्या निकालेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें भी नहीं समझ में आएगा तो इसमें समझेंगे, इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें समझेंगे, और सवाल मिलेगा उसमें और समझेंगे। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा शून्यक निकालने का तरीका, ये रहा शून्यक निकालने का तरीका। एक रैखिक बहुपद का यानी 1 घात का, और ये रहा 2 घात का। अब इस तरह 3 घात वाला देख लेते हैं, 3 घात का बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करके त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब अपने चैप्टर पर यानी अपने प्रश्नावली पर चला जाएगा और एक बाय एक करके पूरे सवाल को खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, देखिए हम सब ने 1 घात वाला 2 घात वाला बहुपद का क्या निकाले हैं, शून्यक निकाल लिए हैं। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, और ये त्रिघात बहुपद का शून्यक 2b में न आकर 2c में पढ़ा जाएगा, इसके अगले वाले प्रश्नावली में। ठीक है ना, लेकिन इसको कैसे निकाला जाता है शून्यक, इसको भी देख लेते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए 2 मेथड होता है। त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए 2 मेथड होता है, लेकिन 1 घात वाला 2 घात वाला निकालने के लिए केवल एक ही मेथड होता है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से इसके 2 मेथड हम बताएंगे।
लेकिन इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो जब बहुपद का शून्यक निकालना है तो पूरे बहुपद के बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। पहला मेथड हमको लगाया जाएगा, ठीक है, पहला मेथड उसके दूसरा मेथड दोनों बताएंगे आपको। पहला मेथड में कॉमन ढूंढा जाता है, उभयनिष्ठ ढूंढा जाता है। पहले मेथड में क्या ढूंढा जाता है, कॉमन। अगर कॉमन मिल जा रहा है तो दूसरा मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कॉमन नहीं मिलता है तब दूसरा मेथड लगाया जाता है। बात को ध्यान समझिएगा, पहले इसमें कॉमन ढूंढा जाता है, कॉमन मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब दूसरा मेथड लगाएंगे, अगर मिल भी जाएगा तब भी दूसरा मेथड हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला मेथड है, इसमें हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, यक्स स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, यक्स इसमें आएगा लेकिन यक्स इसमें नहीं है, 20 इसमें है, क्या इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कॉमन जैसा बनाएंगे। तो हल लिखते हैं इसका, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। यक्स क्यू को जैसे है उसको रहने दिया वैसे, प्लस 9x² को क्या लिख सकते हैं, 9x² को आप x² प्लस 8x² लिख सकते हैं, फिर x² और 8x² को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9x² आ जाएगा। देखिए 12 इसमें है तो 20 को भी हम किस में तोड़ेंगे, 12 में तोड़ेंगे, तो इसको अब लिखेंगे 8x प्लस 12x, तो 8x और 12x मिलकर कितना हो जाएगा, 20x। अब 12 को जैसा है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है, ठीक है। चल ठीक है, अब यहाँ से 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लिए। देखिए एक्स क्यू प्लस x², 8x² प्लस 8x, 12x प्लस 12x। अब देखिए इसमें x² इसमें भी आ जाएगा, 8x इसमें कॉमन है, 12x इसमें कॉमन है, अब कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों में क्या कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो x² आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x² निकल गया तो बचेगा 1x, और यहाँ से हमने क्या किया, x² पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं, जब पूरा कॉमन चला जाता है तो बचता है 1 प्लस 8x² यहाँ पर है और 8x यहाँ पर है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक ही x है, तो 1x कॉमन ले सकते हैं। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो 8 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 8x² आपने कॉमन ले लिया तो 8 तो बाहर चला गया, इसमें से 1x बाहर चला गया तो 1x बचेगा ना, प्लस है लगा देंगे। 8x पूरा कॉमन ले लेते हैं, जब पूरा कॉमन चला जाता है तो बचता है 1 प्लस। अब देखिए इसमें x नहीं है लेकिन यहाँ पर x है, तो x तो हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो 12 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x, यहाँ से x अब पूरा 12 कॉमन हो गया तो बचेगा 1, अब बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1, यानी तीनों कोष्टक में x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 समान है। इसका मतलब मेरा गुणनखंड अब तक सही है। अगर ये अलग अलग कोष्टक में आता तो अलग, इसका कंफर्म है आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं सवाल को। अब देखिए जो एक कोष्टक में समान है उसको एक ही बार आपको लिख लेना है, x प्लस 1, ठीक है। और इनको जो बच रहा है कोष्टक के बाहर उसको अगले ब्रैकेट में लिखना है, तो अगले ब्रैकेट में यानी अगले कोष्टक में लिखना है x² प्लस 8x प्लस 12x बराबर क्या हो 0। अब यहाँ से लिखेंगे जब x के, अब 2 कोष्टक मिल गया ना, अब यहाँ से अलग अलग कोष्टक बराबर रखना है। x जब x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो x का मान कितना मिलेगा -1। यहाँ से x का मान कितना मिल गया -1। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ से इसके बराबर लिखना है जब x² प्लस 8x प्लस 12 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। अब यहाँ से देखिए फिर द्विघात समीकरण, द्विघात आपके पास आ गया है, द्विघात समीकरण में आ गया है यह। तो यह चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा 2 शून्य के यहाँ से मिलेगा और 1 शून्य के यहाँ से, तो 3 शून्य मिल गया कि नहीं मिल गया, अधिकतम 3 घात था तो 3 शून्य मिल गया। अब देखिए इसका भी हमें क्या बताना है, गुणनखंड करना है, इसका भी हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो x² का गुणन कितना है, और कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 है, और लास्ट वाला अंक कितना है 12, तो लास्ट वाला अंक 12 है, तो 1 गुणे 12 यानी पहले वाला और लास्ट वाले का आपस में गुणा करना है, तो गुणा करने पर कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है कि प्लस है कि माइनस, अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ कर लाना है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा कर लाना है, इस बात को ध्यान देना है। तो बीच और लास्ट वाले अंक के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस है, तो हमें जोड़ के कितना लाना है 8 लाना है, ठीक है ना। कितना लाना है 8 लाना है। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 12 आए,
उन्हीं अंकों को जोड़ें तो 8 है। ठीक है ना। तो जब आपको अंक नहीं मिलता है तो गुणा करने के बाद जितना है ना उसी का गुणनखंड कर दीजिए बाबू। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में 3। देखिए यहाँ से तो गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणनफल मिला। अब देखिए यहीं से हमें अंक ढूंढना है। देखिए 2 दूना 4 और 3, यानी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तो आ जाएगा। 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 तो आ जाएगा। लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। लेकिन हमें लाना कितना है, 8 लाना है। तो गुणनखंड तो नहीं मिल पा रहा है। देखिए इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। गुणा करने में तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या 8 आ रहा है, नहीं है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो फिर कोई दूसरा मेथड ढूंढिए। देखिए यहाँ से इसका इन दोनों का आपस में गुणा करिए तो 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। बचेगा कितना, 2। अब 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। मिला कि नहीं गुणनखंड। देखिए यहाँ से मिल गया। पहले 2 को गुणा किया तो 4 आया, फिर 3 में गुणा किया तो 12 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने में कितना आ रहा है, 7। लेकिन जोड़ के हमें कितना लाना है, 8। तो हमने क्या किया, 2 और 3 का पहले आपस में गुणा किया, 2 और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 6। अब 6 का गुणा किस में कर दिए हैं, 8 में कर दिए हैं, सॉरी 2 में कर दिए हैं। कितने में कर दिए हैं, 2 में। तो 6 दूना 12, आज 6 2 8 आ जा रहा है ना। तो 8 के जस्ट नीचे आपको लिख देना है 2 + 6। अब इस x को क्या कर देना है, बाहर। बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है। ठीक है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस कोष्टक को तोड़ना है। कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है x का गुणा करा दीजिए। इसमें x का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2x। इसमें कराएंगे तो 6x। बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को उतार देंगे, बाकी जैसे है उसको भी वैसे उतार देंगे। ठीक है। अब जैसे तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे तो वहां पर 4 पद मिलेगा, 2 का जोड़ आपको बना लेना है। फिर इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यहाँ पर एक ही x है तो केवल एक x हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा ना, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया तो 2 बचेगा ना। फिर अब जो इस कोष्टक में आया है वही अगले कोष्टक में आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें, देखिए 6 इसमें है और 6 के पार हम 12 भी आएगा तो 6 हम कॉमन ले देते हैं। यहाँ पर x था, यहाँ पर x नहीं था, लेकिन यहाँ पर x था तो x कॉमन ले सकते। तो x यहाँ पर बचेगा, 6 दूना 12 बराबर 0। ठीक है। देखिए ये कोष्टक और एक कोष्टक आपस में क्या है, बराबर आया, तो इसको एक बार लिख देना है। आज जो कोष्टक बाहर है उसको अगले कोष्टक में लिख लेना है, बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से जब x + 2 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या बचेगा, -2। और जब x + 6 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या बचेगा, -6। तो आप देख रहे हैं x का 3 मान आया है। x के कितने मान आए हैं, 3 मान आए हैं। तो x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -6। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, x बराबर -1 -2 -6। इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको ये मेथड, पहला मेथड आपको समझ में आया है। अब इसी सवाल को जो शून्यक आया है -1 -2 -6, इसका दूसरा मेथड भी देखते हैं कि अगर इस मेथड कॉमन से नहीं लगेगा तो दूसरे मेथड से लगाया जाएगा। वो दूसरा मेथड भी हम लोग देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम इरेज करके दूसरे मेथड पे बढ़ते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का दूसरा मेथड देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए गुणनखंड नहीं बना तब कैसे लगेगा। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने मन से कोई x का मान यहाँ पर रखेंगे। अपने मन से क्या करेंगे, अपने तरफ से कोई x का मान यहाँ पर रखेंगे और ऐसा मान रखेंगे कि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए, यानी 0 के बराबर आ जाए। ठीक है ना। यहाँ से कोई अपने मन से कोई एक मान रखना है अपने तरफ से कि x का मान रखने पर इस पूरे मान का जो कट पीट का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से हल में लिख रहे हैं, x का मान यहाँ से +-1 रखेंगे, +-2 रखेंगे, +-3 रखेंगे और ऐसे रखते चले जाएंगे। कहने का मतलब है x का मान पहले आपको -1 रखना है। अगर x का मान -1 में पूरा 0 आ जाएगा तब तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर x बराबर -1 में भी नहीं आएगा तो x बराबर क्या रखना है, +1 रखना है। फिर x बराबर -2 रहेगा, -2 पर भी नहीं आएगा तो +2 रखना है, इस पर भी नहीं आएगा तो -3 रखना है, -3 पर भी नहीं आएगा तो +3 रखना है। यानी ऐसा चेक करते आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, दिए गए बहुपद में हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर हम क्या करेंगे, x बराबर -1 दिए गए बहुपद में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। जहां जहां x मिलेगा उसके स्थान पर -1 रखेंगे, ठीक है। तो यहां से -1 रखिए, यहां से तो जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, -1, इस पर 3 घात है तो 3 घात लगा दिया, बीच में प्लस है प्लस लग दिया, 9 है 9 लगा दिया, x के स्थान पर -1, वर्ग है वर्ग रख दिया, प्लस 20 और इसका स्थान पर क्या रख दिया, -1 और प्लस 12, ठीक है। इसको हल करें, -1 का 3 घात, -1 का क्यू कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणे -1 +1 हो गया, फिर -1 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस अब देखिए -1 का वर्ग प्लस आएगा। देखिए वर्ग जो -1 पर किसी भी ऋणात्मक संख्या पर अगर विषम घात है तो माइनस का आंसर आएगा, अगर सम घात है तो प्लस का आंसर आएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो 2 मेरा सम घात है तो आंसर प्लस में आएगा, ये विषम घात था तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस और माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस 12, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो ये 9 और -1 तो कितना आएगा, +8, -20 और +12, प्लस प्लस को पहले जोड़ें तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, और -20 कट पीट का आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखिए पहली बार में आंसर 0 आ गया, ठीक है। x बराबर -1 पर ही क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। अब x बराबर -1 आ गया तो किस पर आंसर आया है, x बराबर -1 पर आया है। तो यहाँ से -1 को किसके तरफ लाए, x के तरफ लाए, तो माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक गुणनखंड यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। अब इसी गुणनखंड से क्या करना है, इसमें भाग आपको दे देना है। क्या करना है, x + 1 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 12x, सॉरी 20x है, 20x प्लस 12 का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। x + 1 दिए गए बहुपद के क्या है, एक गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है तो भाग दिया जाए इसका, तो भाग हम यहां पर दे रहे हैं। भाग देते हैं, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 में x + 1 से भाग देना है। देखिए ये भाग जो देना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके पहले सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन सिलेबस में जब से 30% हटा उसमें इसको भी हटा दिया गया है, तो इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसका गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमें बोर्ड में बस पास नहीं होना है बाबू, बस हमें पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें नॉलेज के लिए रखना है, नॉलेज कि आगे कभी हमको भी कभी किसी बच्चे को पढ़ाना हो, हमें भी किसी को बताना हो। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बस ऐसे ऊपर आपको बता देते और आपका ये जो सिलेबस है ये 9th में है और 9th वाला आपका कोई भाई या बहन है वो आके सवाल पूछे कि भैया ये हमें बता दीजिए, तो आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे। उनको भी लगेगा ना कि हमारा बड़ा भाई 10th पास किया हुआ है तो वो सवाल बता देगा, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो क्या सोचेगा वो, ठीक है ना। तो पास होना, फेल कोई नहीं होगा बाबू, फेल कोई नहीं होगा, बस नॉलेज के लिए, नॉलेज की पढ़ना ही से नहीं है। हम चाहते तो अब तक हम सवाल का तीनों पार्ट खत्म कर दिए होते, ठीक है ना। बस नॉलेज हमें चाहिए, नॉलेज। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में एकदम धुरंधर होना चाहिए कि कोई हमसे पूछे तो उसका जवाब हम दे सकें, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपने प्रश्नावली पर। यहाँ पर x + 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है।
बस आपको नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। भाग कैसे दिया था, आपने भाग क्लास 9th में दिए होंगे, भाग क्लास 9th में आप लोग दिए रहेंगे। भाग में क्या किया था, इसका पहला पद हर हाल में, यानी किसी तरह इसके पहला पद को काटने की कोशिश किया जाता है। ऐसे काटते 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 हम कहाँ पहुँच जाते हैं, लास्ट में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले भाग को काटें, तो यानी कि यक्स में यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर कितना घात है, 3 घात है। तो बताओ एक घात से 3 घात जाने के लिए कितने घात क्यों रह सकता है, एक घात तो पहले से है, 3 घात जाना है, तो यानी एक घात पहले से है, कितने घात क्यों रह सकता है, 2 घात का। यानी कि यहाँ पर एक घात है, 2 घात और हमें मिल जाए तो कितना आ जाएगा, 3 घात आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये कितनी बार में जाएगा, यक्स पे 2 घात में जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यक्स पे कितना आ जाएगा, 3 घात आ जाएगा। और जब इसका इसमें गुणा कराया है तो उसके साथ एक भी तो जुड़ा हुआ है, वो भी तो प्लस में एक है, एक ही अंग हुआ ना, तो एक का भी गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा, 1 गुणे यक्स स्क्वायर यानी कि यक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को बदल देते हैं, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए बीच वाले चिन्ह से कोई हमें लेना देना अब नहीं है, ऊपर और नीचे का चिन्ह देना है, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बीच वाले चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसे चिन्ह बदलेंगे वैसे बीच का चिन्ह खत्म, बस ऊपर नीचे चिन्ह का याद रखिए, ये प्लस ये माइनस, तो 9 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर चल जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, 8 एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का जो बड़ा होता है। फिर यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर एक ही घात है, तो यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर एक ही पद है, तो एक पद को क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। कोई डाउट, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 एक्स है लेकिन यहाँ पर कितना है, 8 एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हमें 8 भी लाना है और एक्स पे 2 घात भी लाना है। तो 1 घात है, पहले 2 घात लाने के लिए कितने घात की आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर 1 घात है, 2 घात जाने के लिए 1 घात और हमें आवश्यकता है, यानी 1 एक्स की और आवश्यकता है, ठीक है। 1 एक्स की क्या है, हमें और आवश्यकता है, 1 एक्स और आवश्यकता है, लेकिन एक्स पे 2 घात आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पे 2 घात आ जाएगा। क्या अभी 8 आया, नहीं 8 नहीं आया, तो 8 का भी इसमें हम गुणा कर देंगे, अब प्लस का साइन लगा देंगे। आप गुणा करिए, इसमें यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 गुणे यक्स यानी 8 यक्स स्क्वायर, और इसका भी तो इसमें गुणा होगा ना, जब इसका इसमें गुणा किया है तो इसका भी तो इसमें गुणा होगा, 8 गुणे यक्स यानी 1 गुणे 8 यक्स यानी कि 8 यक्स होगा। आप चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, बीच वाले चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस तो घटेगा, 20 में 60 एक्स जाएगा तो बचेगा 12 एक्स। जो प्लस का जो बड़ा अंक होता है उसी का उतार देंगे, तो बड़ा यह है 20, तो 20 के सामने प्लस है तो प्लस उतार दिया, अब प्लस कितना हो गया, 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ भी 1 एक्स है, तो हिसाब बराबर, लेकिन यहाँ पर 1 एक्स है लेकिन यहाँ पर कितना है, 12 एक्स है, तो यहाँ पर 12 लाना होगा कि नहीं लाना होगा, तो अब कितने से गुणा करें, 12 से, तो यहाँ प्लस 12 कर दीजिए, ठीक है, प्लस 12, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 एक्स, और 1 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 हो गया, प्लस माइनस ये पूरा क्या हो गया, कट पीट के 0 शेष आ गया, ठीक है, इतना काम खत्म। उसके बाद आप लोग जो भागफल आया है उस भागफल का क्या कर दें, हम गुणनखंड कर दें, क्या कर दें, गुणनखंड। तो यहां से गुणनखंड करेंगे किसका, यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स अब प्लस 12 का, ठीक है। तो यहां से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड अभी आप लोग को सिखाया है कि पहले वाले और लास्ट का आपस में क्या किया जाता है, गुणा करने में कितना आएगा, 12 आएगा, और उसके बाद लास्ट लाइन के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो जोड़ के हमें कितना लाना है, 8, तो अभी जस्ट इसके पहले हुआ था, कितना बना था, 6 + 2 या 2 + 6, तो इसका स्थान पर लिखेंगे 2 + 6, इस x को बाहर कर देना है, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना है, उतार देना है, ठीक है। अब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x + 6x अब प्लस 12, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही उतार दें, 2 का जोड़ा बनेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x + 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6, तो x + 2, देखिए ये कोष्ठक और एक कोष्ठक आपस में समान हो गया, तो x + 2 और x + 6, ठीक है। ये आपके पास 2 गुणनखंड यहाँ से मिल गया और एक गुणनखंड यहाँ पर था, तो एक गुणनखंड
2 और 1 3, 3 गुणनखंड मिला। अब तीनों को शून्य निकालना है, तीनों को 0 के बराबर रख देना है। तीनों का अगर शून्य निकालना, तीनों को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर x प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर। अतः x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 6 दिए गए बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अगर इसका शून्य निकालना है तो यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले यह है, फिर यह है, फिर यह है, लास्ट में यहाँ पर चले आइएगा। नीचे जगह नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख देना है। अगर इसका शून्य निकालना है तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6 को क्या करना है? 0 के बराबर रख देना है। जब x प्लस 1 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर -1, x प्लस 2 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर -2 और x प्लस 6 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर -6। ठीक है ना। तो x का कितने मान मिला? x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -6। देखिए फर्स्ट मेथड से जो लगाया था और सेकेंड मेथड से जो लगाया है, इन दोनों का आंसर क्या है? बराबर ही आया है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसके वजह से इस मेथड से हम सवाल को नहीं लगाएंगे। हम कौन सा मेथड से लगाएंगे? हम पहले मेथड से लगाएंगे। अगर सवाल अगर पास 2C में अगर आएगा भी तो इस मेथड से नहीं लगाएंगे, हम अपना जो गुणनखंड कॉमन लेकर लगाए थे उस मेथड से लगाएंगे। प्रथम मेथड से लगाना है, फर्स्ट मेथड से। इस मेथड से नहीं लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो भाग सिस्टम है, ये भाग वाला, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है बाबू। इस बात को ध्यान देना है। तो इस मेथड से हम सवाल को नहीं लगाएंगे। जब ये सिलेबस में नहीं है तो इस मेथड से लगाने के क्या मतलब? हम अपने गुणनखंड भाग विधि वाला जो दिया था गुणनखंड विधि से, यानी कि कॉमन वाले से, उभयनिष्ठ वाले बिंदु से, उभयनिष्ठ वाले से, उससे हम सवाल को लगाएंगे। इस मेथड से नहीं लगाना। बस ये तो हम अपने नॉलेज के लिए बताए हैं। इस तरह हमने रैखिक बहुपद का शून्य निकालना सीख गए, द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सीख गए, त्रिघात बहुपद का शून्य निकालना सीख गए हैं। तो जब भी शून्य पूछेगा तो आपके पास एक रैखिक बहुपद का शून्य तो क्लास 9 का, इसको किनारे कर दिया जाए। द्विघात वाला, त्रिघात वाला आपके सिलेबस में है। द्विघात वाला 2B में जो कि हमें यहाँ पर शून्य पूछा है, तो शून्य इन तीनों को निकालेंगे। उसके बाद अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। अगला हेडिंग आपका रहेगा शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकाला जाता है, इसको देख लिया जाए। तो हम पूरा पढ़ लिए हैं शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तब अपने सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने। ठीक है। देखिए शून्यक सीखने के बाद हम सब शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हमने हेडिंग लिखा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको देख लिया जाए। ठीक है। जब अब हम लोग पूरा सीखकर अपने प्रश्नावली चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए किसी बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध द्विघात बहुपद रहेगा और त्रिघात बहुपद रहेगा। तो त्रिघात वाला बहुपद हम 2C में बताएंगे। आज हम द्विघात वाला देख लेते हैं और अपने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। तो माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है। देखिए इस बहुपद के कितने घात हैं? 2 घात। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। और 2 शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं इसलिए 2 घात वाला बता रहे हैं। माना बहुपद, यहां पर बहुपद लिख लीजिए। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। अब इसके देखिए जहां x² का गुणांक a है, यानी कि x² का गुणांक मतलब x² के साथ किससे गुणा किया गया है? x² के साथ किससे गुणा किया गया? तो x² के साथ देखिए किससे गुणा किया गया है? a से गुणा किया गया है। x का गुणांक कितना है? अब x के साथ किससे गुणा किया गया है? b।
किससे गुणा किया गया है, b से, ठीक है, यानी गुणांक मतलब गुणा किया गया है। और अचर पद यहां पर c जो है एक अचर पद है, c क्या है, एक अचर पद है, c क्या है, एक अचर पद है। तो फिर से समझ लीजिए, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा हैं तो अब यहां से देख लिया जाए, यहां पर यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह है a है, यक्स का जो गुणांक है वो b है, और अचर पद यहां पर क्या है, c है। इतना समझ में आता ना, बताइए लोग, ठीक है। अब इसके बाद अरे किसी बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध क्या है, शून्य को गुणांकों में संबंध बताना है। तो यहां से ध्यान देंगे, अब यहां से शून्यकों का योगफल निकाला जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है बाबू। शून्यकों का योगफल बराबर यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, योगफल मतलब जोड़ देना, जोड़। तो शून्यक का जोड़, शून्यक का योगफल मतलब शून्यक का जोड़, शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो शून्य को जोड़ लेते हैं, अल्फा बीटा। शून्यक का योगफल, शून्य का मतलब जोड़, तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो शून्य को अल्फा और बीटा को क्या किया, जोड़ लिया, बराबर है, बराबर कर देते हैं। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, b, तो यहाँ पर b लिखेंगे, लेकिन इसके सामने माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक बा, कोई दिक्कत। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, तो बट्टे में a लिख देंगे, तो यहां पर एक सूत्र मिल गया, ठीक बा, बताओ जाइए। उसके बाद शून्यकों का योगफल हो गया, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, गुणनफल मतलब गुणा, शून्य का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुणा बताएं यहाँ पर। अचर पद क्या है, c, तो अचर पद c, अब बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, तो बट्टे में a, क्या मिल गया यहाँ पर, एक और सूत्र मिल गया, ठीक है। तो यही है आपके पास किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में क्या है, गुणांकों मतलब ये शून्यक हो गया, इसका गुणांक देखिए, गुणांक तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, यक्स का गुणांक कितना है, b, अचर पद क्या है, c, तो ये गुणांक हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो शून्यकों और गुणांकों में हमने क्या बता दिया, संबंध बता दिया। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध दो निकला, एक शून्यकों का योगफल निकला और एक शून्यकों का गुणनफल हो गया। ये दोनों शून्यक हो गए, और b और a और c ये सब क्या हो गए, गुणांक हो गए। तो गुणांक, शून्यकों और गुणांकों में क्या हो गया, संबंध हो गया, शून्यकों और गुणांकों में क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब शून्यक, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा है तो शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक जब निकल जाएगा तो वहां से अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा, यानी शून्यक ही अल्फा और बीटा है ना। उसके बाद उस बहुपद का क्या निकाल देंगे, गुणांक निकाल देंगे, और इसमें यहाँ पर रख देंगे, जहां जिसका जो मान मिलेगा वहां पर रख देंगे, और देखेंगे अगर दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया तो जांच मेरा क्या है, इसलिए कहा है के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब जब दोनों तरफ का आंसर बराबर आ जाएगा, इसका और इसका दोनों तरफ का आंसर, इसका और इसका दोनों तरफ का आंसर, तो मेरा आंसर क्या है, सही है, वही आपका सत्यता की जांच है। बस इतना सा। नहीं समझ में आया तो एक प्रश्नावली का सवाल लगाकर हम लोग देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं प्रश्न पर। देखें जा, अब शून्यक और शून्यक गुणांकों के बीच संबंध सीखने के बाद हम सब अब तैयार हैं अपने प्रश्नावली को हल करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग सब तैयार हैं कि अपने प्रश्नावली को किस तरह शून्यक निकाला जाएगा और उनके शून्यक गुणांकों के बीच किस तरह उनके सत्यता की जांच किया जाएगा, ठीक है। तो एक दो सवाल लगा के देखते हैं, ठीक है।
तो पहले पहला पार्ट को हल करते हैं। तो पहले पार्ट का पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं? शून्यक इसका ज्ञात करना है तो पूरे बहुपद के बराबर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। पूरे बहुपद के बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या रखें? 0। पूरे बहुपद के बराबर क्या कर दिया? 0। अब इस तरह यहाँ से क्या बनाया जाएगा? गुणनखंड बनाया जाएगा। यहाँ से क्या बनाया जाएगा? गुणनखंड किया जाए इसका। तो गुणनखंड करने का तरीका बताया है कि पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा करेंगे। इधर हम रफ कर दे रहे हैं। पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो गुणा करने में कितना आया? 8। पहला वाला और लास्ट वाले का आपस में गुणा किया कितना आया? 8। अब लास्ट वाले अंक के सामने क्या देखेगा? प्लस बा कि माइनस बा? लास्ट वाले अंक के सामने देखना है प्लस बा कि माइनस बा। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को क्या करेगा? जोड़ के लाएगा। क्या करेगा? जोड़ के लाएगा। अगर लास्ट वाले अंक के सामने माइनस बा तो बीच वाले अंक के घटा के लाएगा। इस बात के ध्यान दिया लोगों। यानी लास्ट वाले अंक के सामने देखना है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है और माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। तो ऐसा कोई 2 अंक और 2 संख्या ढूंढे, गुणा करें तो 8 आए और घटा, अब माइनस का चिन्ह है ना तो घटाने में कितना आ जाए? 2 आ जाए। जब नहीं पता होता है तो गुणा करने में जितना बाद आता है उसी का हम क्या कर देते हैं? गुणनखंड। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक बार में। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 4 गुणे 2, 4 दूना 8 और 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना? तो गुणनखंड आराम से मिल गया। अब इसी का इसके जस्ट नीचे लिखना है। तो 2 के सामने लिखना है 4 माइनस 2, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है बाबू। ठीक बा? अब इस x को हम भूल ही गए। देख लो लापरवाही का नतीजा। x माइनस 8 बराबर क्या हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ से x का गुणा करना है। इधर से चिन्ह का गुणा होता है, इधर से x का गुणा होता है। 2 काम करते हैं, इधर से चिन्ह का गुणा, इधर से x का गुणा। तो माइनस और 4 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? -4 और इसे x का गुणा करेंगे तो x हो गया। ठीक बा? माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गई? प्लस, और इधर से x गुणा करेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। जैसे बा उसको वैसे ही उतार देगा। अब इसके बाद क्या करेगा? 2 का जोड़ा बनाएगा। 2 का क्या बनाएगा? जोड़ा बनाना है। इसमें देखिए x है, क्या इसमें भी x है? हाँ है, लेकिन यहाँ पर 2x है और यहाँ पर एक ही x है। तो एक x हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर 4 है, क्या यहाँ पर 4 है? नहीं, तो 4 को नहीं कॉमन ले सकते। तो x माइनस 4। अब इसमें जो इस क्वेश्चन में आएगा वही अगले क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ से देखिए x यहाँ पे क्या x है? नहीं, तो कॉमन नहीं ले सकते। 2 यहाँ है और 2 के पारा में भी 8 है, 2 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 4 बराबर क्या बच गया? 0। अब देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक बराबर आ गया ना, तो इनको एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 4 और इसको एक कोष्टक में लिखा जाएगा x प्लस 2 अब बराबर क्या है? 0। अब यहाँ से जब x माइनस 4 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर क्या बचेगा? 4। और जब x प्लस 2 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर क्या बचेगा? -2। ये प्लस इधर के माइनस और ये माइनस इधर कर प्लस। ठीक बा? कोई डाउट हो तो बताइए। इस तरह हमने क्या किया? इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लिया। इस बहुपद का क्या किया? शून्यक ज्ञात कर लिया। अब शून्यकों का गुणांकों के बीच क्या बताना है? संबंध की सत्यता की जांच करना है। ई रफ है, ठीक है ना? एक एक लाइन नोट कर जाए। अब लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है? शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या होता है? संबंध। तो शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध बताने, शून्यक तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या अभी गुणांक पता चला? गुणांक इसका कितना, शून्य इस बहुपद का कितना गुणांक आएगा, क्या ये हमें पता चला? नहीं। शून्यक तो पता चल गया है कि पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक -2 है, लेकिन अभी गुणांक हमें पता नहीं चला है। तो गुणांक को क्या करना है? लिखेंगे बहुपद
यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को इसका बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण यक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करें। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यहाँ भी यक्स स्क्वायर है। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। ए है तो यहाँ पर ए 1 है, तो यानी कि ए बराबर कितना मिल गया? -1, सॉरी 1 मिल गया, माइनस कहाँ से आ जाएगा? 1 मिल गया। ए बराबर कितना मिल गया? 1। यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? b, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है? चिन्ह के साथ -2, तो b के स्थान पर क्या रखा जाएगा? -2। यहाँ पर c है तो यहाँ पर कितना है? -8, तो अचर पद के स्थान पर क्या रखा जाएगा? -8। तो a b c का मान मिल गया। अब इसके जांच करते हैं। जांच क्या है? तो दो जांच है, एक शून्यकों का योगफल का और एक शून्यकों का गुणनफल का। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है? माइनस यक्स का गुणांक बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके पास आ गया। अब यहां से सबका मान रखना है, तो पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखें, अल्फा का स्थान पर क्या रखना है? 4 प्लस बीटा का स्थान पर क्या रखना है? -2 बराबर माइनस तो रहने दिया जाए, बी का स्थान पे क्या रखना है? देखिए बी का मान -2 दिया है, -2 अब बट्टे में 1, तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, अब बट्टे में तो 1 छुपा रहता है, 4 में से 2 हो गया, 2 बराबर 2। देखिए दोनों तरफ का आंसर मेरा बराबर आया है। तो इस तरह ये क्या है? शून्यकों का योगफल सत्यापन की जांच हो गया। ठीक है ना। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आया है। अब इसका शून्यकों का गुणनफल का भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है? c, अब बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अल्फा का मान कितना है? ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्फा का मान 4 है, अल्फा का मान 4। बीटा का मान कितना मिला है? -2। अचर पद कितना मिला है? अचर पद c का मान -8, अब बट्टे में 1, यानी 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 और प्लस माइनस बराबर -8 और बट्टे में 1 छुपा ही रहता है। तो इस तरह ये भी, इसके भीतर दोनों तरफ का आंसर क्या है? बराबर है। ठीक है। तो देखिए ये भी जांच सही है और ये भी जांच सही है और उसका शून्यक यहाँ पर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है और इसी तरह दूसरा और तीसरा भी हल किया जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आप इसका नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न तो हल हो गया, अब दूसरा प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न 4 स्क्वायर -4 प्लस 1 हल लिखते हैं। दिए गए बहुपद को शून्यक के लिए क्या करेंगे? इस पूरे बहुपद को बराबर 0 रखेंगे। तो 4 स्क्वायर -4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। आप यहाँ से फिर इसका गुणनखंड करें, लास्ट वाला पद और इसका पहले वाले पद का,
आपस में गुणा करते हैं, वो भी गुणांक का, तो लास्ट वाला पद कितना है? लास्ट वाला पद आपके पास 1 है और पहला वाला पद कितना है? 4 है, तो 4 एक नाम 4, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और लास्ट वाले पद के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो प्लस के यानी जोड़ के हमें कितना लाना है? 4 है। अगर यह माइनस रहता तो घटा के 4 लाते, तो जोड़ के हमें 4 लाना है। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढे, गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें भी तो 4 ही आए, तो गुणा करने पर जितना आया है उसका गुणनखंड कर लीजिए 4 का। देखिए 2 और 2 मिल गया, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 2 का 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसी को हम लिख लिया जाए, तो 4 के जस्ट नीचे आपको लिखना है 2 + 2। अब बाकी इस यश को क्या कर देना है? बाहर कर देना है, बाकी जैसे है उसको वैसे ही आपको उतार देना है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं? इधर से चिन्ह का गुणा करते हैं और इधर से यश का गुणा करेंगे, तो -2 इधर से गुणा करेंगे तो यश, माइनस प्लस माइनस इधर से 2 से गुणा करेंगे 2 यश और +1 बराबर क्या हो गया? 0, और इधर से भी जैसे है उसको ऐसे उतार दें, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। देखिए यश इसमें भी है, यश इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 यश हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ से 1 यश और 2 यश हमने कॉमन ले लिया। जब पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है, माइनस जो इस कोष्ठक में आएगा वही अगले कोष्ठक में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ यश है, क्या यहाँ पर यश है? नहीं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या यहाँ पर 2 है? नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए 2 यश कॉमन लिया तो 2 बचेगा ना, ये क्या तो हम लोग भुला ही गई लेनी। यहाँ से 2 यश कॉमन ले तो यहाँ पर 2 यश बचेगा, ठीक है, -1। अब यहाँ से देखिए 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है? 2 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं बचा, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2 यश -1। क्यों -1? क्योंकि एक कोष्ठक में है, फिर जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ से देखें तो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ से 2 यश -1 इन दोनों को एक कोष्ठक में, और यहाँ से इन दोनों को एक कोष्ठक में, 2 यश -1 बराबर 0। अब यहाँ से जब 2 यश -1 बराबर क्या है? 0, तो 2 यश बराबर 1, तो यश बराबर 1/2। और यहाँ से जब 2 यश -1 बराबर 0, तो 2 यश बराबर 1, तो यश बराबर 1/2। दोनों का सेम वैल्यू आया है, ठीक है। दोनों का, इसका भी यश का मान 1/2 और इसका भी यश का मान 1/2। शून्यक तो आ गया, शून्यक आपके पास आ गया। अब चलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? अब यहां से हमें शून्यक तो पता चल गया है, क्या निकालना है? गुणांक। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद क्या है? 4 यश स्क्वायर -4 यश +1 को ax² + bx + c से क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करें तो देखिए यक्स, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यश है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यक्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यश लिखना है। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो यश स्क्वायर यहाँ पे है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर यश स्क्वायर का गुणांक कितना है?
ए, तो यहाँ पर यश स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, यहाँ पर यश का गुणांक कितना है बी, तो यहाँ पर यश का गुणांक -4 चिन्ह के साथ, यहाँ पर सी का, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, शून्य का आ गया। अब क्या निकालना है जांच, इसका गुणांक तो आ गया, अब क्या निकालना है जांच। तो जांच क्या निकलना है, देखिए अब डायरेक्ट हम सूत्र लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं सूत्र। तो जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है -4 और ए का मान कितना है बट्टे में 4। ठीक है, इन दोनों का एडिशन निकालिए तो कितना आएगा 2, 2 × 2 1, 2 × 2 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 2/2 बराबर 4/4, ये कट जाएगा 2 से 2 4 से 4, तो क्या बचेगा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। ये आपके पास जांच हो गया। ये शून्यकों का योगफल का लगा और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लगा लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं। अल्फा का मान कितना मिला है 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान क्या है 1, और यहाँ पर देखें ए का मान कितना है 4, ऊपर का ऊपर गुणा 1, नीचे का नीचे गुणा 4 बराबर 1/4। देखिए इसका भी आंसर बराबर है, इसका भी आंसर बराबर है, इसका मतलब सत्यता की जांच मेरा क्या है सही है। ठीक है, अब देखिए इस तरह दूसरा प्रश्न भी लगा लिए, अब तीसरा प्रश्न लगाते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 1 का पहला और दूसरा हम सब ने हल कर लिया। एक प्रश्न एक पार्ट और इसका बचा है, तो इसको भी हम सब हल कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 6x² -3 -7x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6x² फिर 3 और -7x हो गया, जबकि 6x² देखिए यहाँ पर 2 घात फिर 1 घात फिर लास्ट में एक भी घात नहीं, यानी कि अचर पद इस रूप का होना चाहिए। तो हम इसको सही रूप बना लेते हैं हल में। तो इसका सही रूप क्या होगा 6x² फिर उसके बाद -7x फिर लास्ट में -3। ठीक है, इसका सही रूप यह होगा, घबराइएगा नहीं, पहले बड़ा घात फिर छोटा घात फिर लास्ट में जिसमें एक भी घात नहीं है उसको लिखा जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर शून्य के लिए, शून्य के लिए बाबू क्या करते हैं पूरे बहुपद के बराबर 0 रख दिया जाता है। तो 6x² -7x -3 बराबर क्या हो गया 0। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड। तो कैसे किया जाता है पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में क्या करते हैं गुणा। तो पहले वाले अंक और लास्ट वाले अंक का देखिए पहला अंक यहाँ पर कितना है 6 और लास्ट वाला अंक कितना है 3, तो 6 त्रिक 18। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाया जाता है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना। तो घटा कितना लाना है 7। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो कितना है 7 आए। तो नहीं आपको कोई संख्या मिल रहा है तो जो गुणा करने के बाद आया वो इसी का क्या कर दें गुणनखंड कर दें। 2 9 18, अब 30 कट के 3 3 का 9, फिर 30 काट दिया 3 का 9 3। अब यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, जबकि हमें कितना लाना है सॉरी घटा के लाना है ना। तो 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, घटाने कितना आना चाहिए 7। गुणा करेंगे तो 18 आ जा रहा है, लेकिन घटाने में नहीं आ रहा है। तो इसका देख लीजिए, इन दोनों का पहले गुणा कीजिए 3 3 का 9 और इसका गुणा कीजिए 2 9 18 और 9 में से 2 गया 7 आ गया कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें इसके जस्ट नीचे 9 - 2, इस x को बाहर कर दें, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है बाबू। ठीक बा, दिक्कत हुई बताइए बाबू।
अब यहाँ से चिन्ह का इधर से गुणा और x का भी इधर से गुणा करेगा, तो माइनस प्लस माइनस 9x, अब माइनस माइनस प्लस 2x, बाकी जैसे बा उसको ऐसे उतार देना है। उसके बाद जैसे ही गुणा करबा वैसे कुल 4 पद मिली, दो दो के जोड़ा बना लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब एक x तो कॉमन मिल गए। अब देखो 6 बा, यहाँ पर 3 बा, तो 6 बा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 3 के पहाड़ा में क्या आई, 3 भी 9 भी आई 6 भी आई, लेकिन 2 के पहाड़ा में 6 आई लेकिन 9 ना आई, तो इसका मतलब 3 कॉमन यहाँ से लेगा। तो यहाँ से क्या बची 2, 3 दूना 6 बची ना 2, और इसमें से एक x बाहर है तो एक x, 3 तरीका 9 यानी कि 3 और x बाहर है। अब बीच में क्या हुआ माइनस, अब जो इस कोष्टक में आई वह अगले कोष्टक में आई। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 यहाँ कॉमन बा, 2 इसमें बा का 2 इसमें बा नहीं, x इसमें बा का x इसमें बा नहीं, तो जब कुछ ना कॉमन मिलेला बाबू तो एक कॉमन रख लो जना, बाकी जैसे बा उसको ऐसे ही उतार देना बराबर 0। अब एक और एक कोष्टक में लिखे बा 2x माइनस 3 और इसको एक कोष्टक में, तो 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। जब 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0, तो 2x बराबर 3 प्लस और माइनस प्लस, तो x बराबर 3/2। और यहाँ से जब 3x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर -1/3। ठीक है, नीचे जगह नहीं है देख लीजिएगा, ठीक है। ये x बराबर -1/3 है और ये x बराबर 3/2 है। अगर वीडियो में नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, x बराबर -1/3, x बराबर 3/2। ये तो शून्यक निकल गया, क्या निकल गया शून्यक। अब हमके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या बताना है संबंध, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देखना है। संबंध के लिए शून्यक पता है लेकिन क्या गुणांक पता है नहीं, तो पहले गुणांक निकालते हैं। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद क्या है 6x² माइनस 3x 7x है, 7x माइनस 3 दिए गए बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर तुलना करने तुलना कर जा। देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, a के मान क्या मिली गई, a यहाँ पर a है तो यहाँ पर कितना है 6, एक x यहाँ भी है तो b के स्थान पर क्या मिल गई -7, यहाँ पर b है तो यहाँ पर -7 है, यहाँ पर c है तो यहाँ पर कितना है -3 है। ठीक बा, देखा जाए अब गुणांक में मिल गया, शून्य में मिल गया। अभी का जांच कर दो, जांच में क्या हुई, शून्यकों के फल का सूत्र क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना हुआ, एक अल्फा मान लो ना, एक बीटा। अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3, तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना हुआ -7 और बटे में a का मान कितना हुआ 6। ठीक है, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6। एक एलसीएम ले बन जाए 2/6, 2/6 यानी 3 तरीका 9 माइनस 3 × 6 2 बराबर 7/6। तो एक आंसर यहाँ पे लिख दिया जाता 9 में से 2 गया 7/6 और बराबर 7/6, दोनों तरफ से आंसर बराबर था। ठीक है, आप निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही सूत्र है ना। अल्फा का मान कितना है 3/2,
2, बीटा का मान कितना है -1/3, -1/3। सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। इन दोनों को गुणा करके ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो -3 बट्टे में 2 तिहाई 6, -3 बट्टे में 6, एक एक काट की दो ना तो वो काटा जा तो -1/2 आई, और ऐसे रहने में तब भी आंसर मेरा दोनों तरफ से बराबर था। एक काट भी सके में और नहीं काट सके, तो इसमें भी मेरा आंसर सही हुआ। तो यहाँ देखना 7/6, 7/6 -3/6, -3/6 काट में तब वो या करके लिख लो यहाँ पर एक एक करवा तो -1/2 बराबर -1/2 है। ये होगा देख लो, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न संख्या 1 का हमने शून्यक निकाल लिया और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 भी सेम पहले की तरह है, ठीक है। इसमें भी कह रहा है निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सत्यता की जांच कीजिए, जांच कीजिए, ठीक है। इरेज हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यह हमें करना है। तो ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी हल कर लेते हैं। पहला पार्ट है, हल में लिखेंगे 4u² + 8u। पहले शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा 4u² + 8u बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, u² यहाँ भी है। देखिए अचर पद तो नहीं है, अगर अचर पद होता तब गुणनखंड कर देते हैं, लेकिन अचर पद ही नहीं है तो पहले और तीसरे को आपस में गुणा कैसे कराएंगे। तो u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, 4 इसमें भी आएगा, 4 के पहाड़ा में भी 8 आएगा। तो इस तरह हम 4u को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 4u बाहर चला गया तो 1u बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ से 1u बाहर चला गया और इसमें 4 चला गया तो बचेगा 2, 4 दूना 8 और u बाहर चला गया बराबर 0। अब इसे लिखेंगे जब 4u बराबर क्या है 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब u + 2 बराबर क्या है 0, तो u बराबर कितना आएगा -2, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, लिखेंगे, चलिए यहां पर कर दे रहा हूं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है, तो शून्यक तो पता है, लिखेंगे गुणांक पता है नहीं, लिखेंगे दिए गए बहुपद 4u² + 8u को ax², सॉरी यहाँ पर u है ना, तो यहाँ पर u लिखा जाएगा, u² + bu + c से तुलना करने करेंगे। देखिए यहाँ भी u² है, यहाँ भी u² है, तो एक स्थान पर क्या है, एक स्थान पर 4 है, यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, तो b के स्थान पर यहाँ प्लस है, तो b के स्थान पर कितना दिया है, b के स्थान पर 8 है। यहाँ पर c है, क्या है यहाँ पर c है नहीं, तो जब c नहीं है तो उसका जो नहीं रहता उसका गुणांक हमेशा 0 रखा जाता है, जो नहीं रहता उसका गुणांक हमेशा क्या रखा जाता है 0, इस बात को ध्यान देना है। गुणांक तो मिल गया, अब जांच कर लेते हैं इसका, जांच। शून्यकों का योगफल लगाएं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a
ए। तो अल्फा का मान, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा का मान कितना मिला है 0, बीटा का मान कितना मिला है -2, माइनस बी का मान कितना मिला है, यहाँ पर बी का मान कितना मिला है 8, और ए का मान कितना मिला है 4। इसका गुणा करेंगे तो -2 बराबर, इसका काटेंगे तो -2। देखिए दोनों तरफ का आंसर मेरा बराबर आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है C/A। अल्फा का मान कितना मिला है 0, और इंटू है, दशमलव मत समझिएगा इसको, इंटू मतलब गुणा चिन्ह बना है। बी का मान कितना है, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान क्या है 0, और ए का मान कितना है 4। गुणा जब किस संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 0 में किस संख्या से भाग देते हैं तभी क्या आता है 0 आता है। तो इस तरह -2 बराबर -2, 0 बराबर 0, दोनों तरफ का आंसर मेरा क्या है बराबर है। ये तरफ सत्याता की मेरा क्या हो गया, जांच हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलें। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 का लास्ट प्रश्न है, इसका लास्ट पार्ट तीसरा है, इसको भी हल कर लिया जाए। क्या लिखा है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो हल में इसके लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा, पूरे बहुपद के बराबर 0 रख दिया जाएगा, -4 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्या बनाया जाएगा, इसका गुणनखंड बनाया जाएगा। पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में क्या किया जाएगा, गुणा। तो 3 चौक 12 आएगा, और घटाने पर कितना जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले अंक के सामने क्या है माइनस, तो घटा के हमें कितना लाना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लाना है। 1 छुपा है, यहाँ पर क्या है छुपा है 1। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढिए, गुणा करें तो कितना आ जाए 12, और घटाने पर कितना आ जाएगा 1। तो 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 गया 1। डायरेक्ट थोड़ा बता दिए, अब डायरेक्ट हम लोग हल करें तो इसके स्थान पर लिख देना है 4 - 3, ऐसे x को बाहर, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना है, उतार देना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट हल करें। इधर से माइनस का गुणा करना है, और इधर से x का गुणा करना है। माइनस माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0, और यहाँ से 3x²। ठीक है, यहाँ से अब कुल 4 पद मिलेगा, उन सभी को क्या बनाना है, 2 का जोड़ा में कन्वर्ट कर लेना है इसको। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक ही x, तो एक x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 3x - 4 प्लस, अब जो इस क्वेश्चन में आएगा वही अगले क्वेश्चन में आएगा। देखिए यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको और इसको एक क्वेश्चन में करना है। तो 3x - 4 एक क्वेश्चन में, और x + 1 एक क्वेश्चन में, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से जब 3x - 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर, यह माइनस रख क्या हो गया प्लस, तो x बराबर 4/3, और जब x + 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर -1। ये आपका मान मिल गया। सॉरी, माफ करिएगा। इसके बाद देखिए, शून्यक तो पता चल गया, आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब यहां से देखिए, शून्यक तो पता चल गया, आप गुणांक निकालते हैं तो लिखेंगे दिए गए बहुपद, क्या है 3x² - x - 4 को ax² + bx + c से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करते हैं। देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो एक स्थान पे क्या मिल गया 3 मिल गया,
यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो बी के स्थान पर कितना मिलेगा? अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 है। अचर पद के स्थान पर क्या है? -4। गुणांक मिल गया। अब इसका जांच करना है। जांच, यहाँ से देखिए जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान मान लीजिए यह है, ये बीटा का मान है, तो अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर माइनस बी का मान -1 और ए का मान 3। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके बट्टे में एक मान लीजिए, तो 4/3 प्लस माइनस -1/1 बराबर माइनस प्लस माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 3 4, हर समान है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 का नाम 3 बराबर 1/3। इसको यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्य का गुणनफल क्या है? देखिए अल्फा का मान कितना मिला है? 4/3 और बीटा का मान -1, तो 4/3 गुणे में -1 बराबर c का मान क्या है? -4, a का मान क्या है? बट्टे में 3, गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। देखिए इस तरह इसका भी दोनों तरफ का आंसर बराबर आया है और इसका भी दोनों तरफ का आंसर बराबर आया है। और देखिए इसमें से एक प्रश्न कन्फर्म में पूछा जाता है। ठीक है। शून्यकों का योगफल शून्यकों बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और शून्य का गुणांकों के बीच संबंध से एक सवाल कन्फर्म में आता है, तो इसको IMP कर लीजिए कि इसमें से एक सवाल पूछा जाएगा। शून्यकों का कह देगा निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक प्रश्न आएगा इस तरह, इसलिए सवाल पहला और प्रश्न संख्या 2 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से अच्छे से प्रैक्टिस परीक्षा हाल में करके जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और यदि हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।